प्रेजेंटिंग दृश्यम पार्ट 2। दृश्यम के पहले पार्ट में 3 और 4 अक्टूबर 2014 को सस्पेंस बना हुआ है। इसी सस्पेंस पर पार्ट 2 की कहानी आधारित है। पार्ट 2 की कहानी की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 की रात को डेविड नाम के एक शख्स से एक मर्डर हो जाता है और ये करते हुए डेविड को पुलिस देख लेती है। पुलिस से बचने के लिए डेविड एक अंडर कंस्ट्रक्शन थाने में छिपता है। यहाँ डेविड विजय को फावड़ा हाथों में लेकर बाहर आते हुए देखता है। इसके बाद डेविड भागता हुआ घर जाता है। इस बात से अनजान होता है डेविड कि पुलिस अभी भी उसका पीछा कर रही है और पत्नी और बच्चों को लेकर घर से भागने की कोशिश करता है। तभी पुलिस वहां आ जाती है और डेविड को गिरफ्तार कर लेती है। अब इस बात को बीते 7 साल बीत जाते हैं। विजय अपना थिएटर भी खोल लेता है और अपनी केबल कंपनी भी चला रहा है और अपने परिवार के साथ खुशी से रह रहा है। विजय की फैमिली को अभी भी डर है कि कहीं उनका छुपाया हुआ सच सबके सामने ना आ जाए, लेकिन विजय को पूरा यकीन है कि वह अपने परिवार पर कोई आंच नहीं आने देगा। इसके बाद विजय एक लेखक मुराद अली से मिलता है और अपनी एक खुद की फिल्म बनाने के लिए कहानी के बारे में चर्चा करता है। इसके बाद रात में नींद के दौरान विजय की बेटी अंजू को दौरा पड़ता है। दरअसल उस रात की घटना के बाद अंजू यदि ज़्यादा स्ट्रेस लेती है तो उसे दौरे पड़ने लगते हैं। इसीलिए डॉक्टर विजय से बोलती है कि वो अंजू को स्ट्रेस भरे माहौल से दूर रखें। इसके बाद हम विजय की पत्नी नंदिनी की दोस्त जैनी को देखते हैं, जो उनके पड़ोसी भी हैं। जैनी का पति हमेशा शराब पीकर नशे में जैनी को मारता पीटता रहता है। इसीलिए नंदिनी जैनी से शिव के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए कहती है। उधर जैनी पुलिस कंप्लेंट कर देती है। पुलिस जैनी के घर पर आती है और पुलिस शिव को वार्निंग देकर चली जाती है। इसके बाद हम डेविड को देखते हैं, जो अपनी 7 साल की सजा खत्म कर बाहर आता है। इसके बाद वो विजय के घर के पास मार्टिन्स कॉर्नर में चाय पीता है, जहां वो विजय को देखता है। डेविड ने 7 साल पहले विजय को अंडर कंस्ट्रक्शन पुलिस स्टेशन में कुछ छुपाते हुए देखा था। यहाँ डेविड विजय से मिलकर चुपचाप चला जाता है। इसके बाद रात को नंदिनी अनजाने में जैनी को बताती है कि सैम का मर्डर विजय ने नहीं, अंजू ने किया था। इसके बाद 7 साल से शांत पड़ा विजय का केस फिर से आग पकड़ता है और नए आईजीपी तरुण गायतोंडे को वापस बुलाते हैं। तरुण विजय को हर हालत में पकड़ना चाहता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि शिव और जैनी असल में पुलिस वाले हैं और सबूत इकट्ठा करने के लिए विजय के पड़ोसी बनकर उसके परिवार के आसपास रह रहे हैं। जैनी और पुलिस वालों को पता चल जाता है कि सैम का मर्डर अंजू ने किया था, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं होता है। शिव और जैनी ने विजय के घर माइक्रोफोन लगा रखे हैं ताकि वो विजय की बात सुन सके, लेकिन विजय ने होशियारी दिखाई। उसने सैम के बारे में कोई भी बात करने के लिए परिवार वालों को मना कर रखा है। इसके बाद तरुण विजय के केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और तरुण विजय के घर भी जाता है ताकि उसका परिवार डर के मारे उसके जाने के बाद सैम के बारे में कोई बात करे और बात घर में लगे माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हो जाए, लेकिन तरुण का प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद तरुण एक नई चाल चलता है और उस शख्स की तलाश करता है जिसने विजय को 3 अक्टूबर की रात को अपने घर के आसपास देखा हो और बताने वालों को इनाम देने की घोषणा करता है। इसके बाद डेविड मार्टिन कॉर्नर में और उस शख्स की तलाश करता है जिसने विजय को 3 अक्टूबर की रात को अपने घर के आसपास देखा हो और बताने वाले को इनाम देने की घोषणा करता है। इसके बाद डेविड मार्टिन्स कॉर्नर में आता है, जहां इसे विजय के केस के बारे में नई खबर मिलती है कि जिसने भी 3 अक्टूबर की रात विजय को देखा है, पुलिस बताने वाले को लाखों रुपए इनाम देगी। यह सुन डेविड पैसों के लालच में आ जाता है। वह सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और आईजीपी तरुण से मिलता है और तरुण इसे इन्फॉर्मेशन देने को कहता है, लेकिन डेविड पहले 25 लाख की डिमांड करता है। ये डिमांड मीरा मान जाती है। कुछ देर बाद मीरा पैसों से भरा बैग लेकर आती है और डेविड को दे देती है। तब डेविड बताता है कि मैंने 3 अक्टूबर की रात को विजय को इसी पुलिस स्टेशन में कुछ दबाते हुए देखा था। यह सुनकर तरुण और सभी मौजूद लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि विजय ने सैम की बॉडी को इसी पुलिस स्टेशन में छुपा दिया है। इसके बाद तरुण पुलिस स्टेशन में 1 दिन की खुदाई की परमिशन लेता है और खुदाई करवाई जाती है। कुछ देर बाद गायतोंडे को एक कंकाल मिलता है। विजय ये सब कुछ अपने सीसीटीवी फुटेज में देख लेता है। विजय का ऑफिस पुलिस स्टेशन के पास ही है और विजय ने जानबूझकर एक कैमरा पुलिस स्टेशन के पास भी लगवाया था। इसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि यह कंकाल 15 से 20 साल के लड़के का है और सिर पर चोट
लगने के कारण मौत हुई है। इसके बाद तरुण कंकाल के डीएनए टेस्ट की तैयारी करता है ताकि यह साबित किया जा सके कि बॉडी सेम की है। इसके बाद तरुण कोर्ट से परमिशन के बाद विजय की फैमिली से पूछताछ करता है। अगले दिन विजय अपनी फैमिली के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। यहाँ पर तरुण पूरी फैमिली से पूछताछ करता है, लेकिन विजय यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो उस रात पुलिस स्टेशन में आया था। इसके बाद गायतोंडे विजय के सामने ही विजय की फैमिली को टॉर्चर करता है। विजय तरुण के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि वो टॉर्चर को रोके। टॉर्चर के कारण अंजू को दौरा पड़ता है। तब विजय अपनी बेटी को बचाने के लिए सैम के मर्डर को कबूल कर लेता है। विजय के हिसाब से सैम चोर की तरह विजय के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए विजय ने दूर से लोहे की रोड को फेंका जो सैम के सर में जा लगी और सैम की उसी वक्त मौत हो गई। फिर उसकी बॉडी को पुलिस स्टेशन में छिपा दिया गया। पूछताछ के बाद विजय को अरेस्ट कर लिया जाता है। विजय के गिरफ्तार होने की खबर मुराद अली को पता चलती है। वो पूरी तरह से चौंक जाता है। विजय को कोर्ट में पेश होने के लिए ले जाया जाता है। दूसरी तरफ मुराद अली आईजीपी तरुण गायतोंडे से मिलते हैं और तरुण को बताते हैं कि 2 साल पहले विजय ने एक फिल्म के लिए कहानी तैयार की थी और विजय ने इस कहानी को मुराद अली के नाम से एक नॉवल में प्रकाशित करवा दिया था। अब मुराद अली बताते हैं कि मुझे विजय की फिल्म की कहानी काफ़ी अजीब लग रही है क्योंकि वो कहानी विजय की रियल लाइफ पर थी। इसमें सिर्फ करेक्टर के नाम ही अलग हैं। तब तरुण कहते हैं यदि विजय अपनी ही लाइफ पर कहानी लिख रहा था तो मुझे कहानी की एंडिंग बताइए। तभी तरुण के पास कॉल आता है कि विजय ने कोर्ट में अपना बयान बदल लिया है और उसने पुलिस पर जबरदस्ती बयान लेने का आरोप भी लगाया है। यह सुन तरुण को लगता है कि यह विजय के किसी नए प्लान की शुरुआत है। उधर कोर्ट में विजय की वकील बताती है कि पुलिस ने विजय पर झूठा आरोप लगाया है। पुलिस ने मुराद अली द्वारा लिखित नोवेल दृश्यम की कहानी चुराई है और इसके तहत विजय को फंसाया जा रहा है। वकील बताती है कि पुलिस वालों ने जानबूझकर इस नोवेल के अनुसार बॉडी को पुलिस स्टेशन में छुपाया था। तभी कोर्ट में कंकाल की डीएनए रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट के अनुसार कंकाल समीर देशमुख का नहीं है। मतलब कोर्ट में साबित हो जाता है कि पुलिस ने नोवेल के अनुसार ही विजय को झूठे मर्डर केस में फंसाया है। इस बारे में तरुण को पता चलता है तो वो मुराद अली से क्लाइमैक्स को पूरा करने को कहता है। तब मुराद अली क्लाइमैक्स शुरू करते हैं। नोवेल की कहानी के अनुसार कहानी के हीरो यानी विजय को पहले से ही पता था कि पुलिस एक न एक दिन उस तक पहुंच जाएगी, इसीलिए कहानी के हीरो विजय ने मर्डर के बाद से ही ऐसी बॉडी की तलाश शुरू कर दी थी जिसकी कद काठी ठीक सैम की तरह ही हो और सर पर चोट लगने के कारण ही उसकी मौत हुई हो। काफ़ी समय के बाद उसकी बॉडी की तलाश पूरी हो जाती है और अब विजय बॉडी का कंकाल बनने का इंतजार करता है। कंकाल बनने के बाद विजय इस बॉडी को अपने पास रख लेता है। अब बारी है कि विजय इस पुलिस से कैसे बचे। इसके बाद विजय पता करता है अगर पुलिस स्टेशन से सैम की बॉडी मिल भी जाती है तो उसे फॉरेंसिक जांच के लिए पास ही के मेडिकल कॉलेज में ले जाया जाएगा। इसके बाद कहानी का नायक विजय उस मेडिकल कॉलेज के गार्ड से दोस्ती कर लेता है और फिर पुलिस को बॉडी मिलने और मेडिकल कॉलेज पहुंचने का इंतजार करने लगता है। आखिरकार मर्डर के 7 साल बाद वो दिन भी आ ही जाता है। पुलिस को सैम की बॉडी मिल जाती है और उसे जांच के लिए मेडिकल कॉलेज में रखा जाता है। इसके बाद कहानी का हीरो विजय अपने दोस्त गार्ड से मिलने जाता है और गार्ड को शराब पिलाकर बेहोश कर देता है और विजय अपने पास रखी बॉडी सैम की बॉडी से बदल देता है और पूरे केस का रुख ही मोड़ देता है। इससे हीरो कोर्ट में निर्दोष साबित हो जाता है। अब कहानी रियल लाइफ में आती है। कोर्ट के जज विजय को निर्दोष करार देते हैं और पुलिस को विजय से दूर रहने के लिए कहते हैं। साथ ही जज आईजीपी तरुण को अपने चैम्बर में बुलाते हैं। इसके बाद विजय कोर्ट से निकल जाता है। दूसरी तरफ जज साहब से मिलते हैं तरुण और इस केस के लिए माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि विजय ने हम सबको दृश्यम के जाल में फंसा दिया है, यानी सच हमें पता है लेकिन विजय ने ऐसी कहानी बना दी है। और फिल्म के अंत में विजय सैम की अस्थियां महेश देशमुख के पास भेज देता है। महेश देशमुख और मीरा अस्थियों का विसर्जन कर देते हैं। विसर्जन के साथ ही फिल्म का एंड हो जाता है। फिल्म को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।